हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जो कि बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है, उसमें हम आईपीआर को कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं और किन किन चीज़ों के लिए हमें पेटेंट या कोई भी जो प्रोटेक्शन है, इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन, वो मिलता है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये है कि अगर कोई भी माइक्रोब इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट है और वो उस कुछ ना कुछ इकोनॉमिक उसकी वैल्यू है या वो मनी जनरेशन के काम में आ रहा है या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उस माइक्रोब से रिलेटेड वो जो भी इंडस्ट्री होगी वो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या एरियाज कवर किए जाते हैं? मेनली देखिए एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी कई सारे माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जा रहा है एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल वेपन्स। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल की फील्ड में जो भी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ हो रहा है, केमिकल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, उसके यूज़ को कम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोब्स का काफ़ी यूटिलाइजेशन होता है, जिससे ज़्यादा अमाउंट में हमें प्रोड्यूस मिलता है। फर्मेंटेशन माइक्रोबायोलॉजी हो गई। फर्मेंटेशन में आपको पता ही है कि माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, बैक्टीरिया और ईस्ट के कल्चर्स यूज़ किए जाते हैं फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, उससे कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, आपको पता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं कई सारे फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस के प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, सिक्रीट करते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा कई सारी मेडिसिन के सोर्स भी जो होते हैं वो माइक्रोब से हमें मिल जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं, उसी में इंक्लूड रहते हैं ये। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में होता क्या है, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक इकोनॉमिक बेनिफिट या टू मेक मनी, भी आप सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके मनी बनाना या फाइनेंशियल आउटकम जनरेट करना क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है वो। माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हो गए, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गए, माइक्रोबियल प्रोसेस हो गई, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसीलिए मतलब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ है, मतलब इंडस्ट्री में जो चीज़ें बन रही हैं उसका कौन यूज़ कर रहा है, अल्टीमेटली ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए ही उनको जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, एज अ ऑल्टरनेटिव ऑफ फूड कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये सारा जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आता है, और इनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं या क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमें प्रोटेक्शन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको मान सकते हैं, ये हमें डिस्कस करना है मेनली। ठीक है, तो चाहे आपका बायोटेक आ जाए, चाहे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी आ जाए, चाहे एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी आ जाए, कोई भी फील्ड आ जाए, आपको लिखना यही सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो इसको देखिए स्टार्ट करते हैं। पेटेंट में क्या क्या आएगा? पेटेंटिबिलिटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेंशन, मतलब कौन कौन से माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेंशंस जो हैं वो पेटेंट कराए जा सकते हैं। तो कोई माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेंशन क्या होगा, जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड होगा। ठीक है, जो माइक्रोब से रिलेटेड होगा वही हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेंशन हो गया। मतलब कोई भी माइक्रोबियल इन्वेंशन भी इसको हम कह सकते हैं। तो कोई भी इन्वेंशन होना कैसे चाहिए, नया होना चाहिए। सबसे पहले तो कोई आपने माइक्रोब से रिलेटेड कुछ नई चीज़ डिस्कवर कर ली है, तो आपका वो जो नया आइडिया है, नया कॉन्सेप्ट है, जिसका कोई यूज़ है, ठीक है, तो वो हमारा पेटेंट हो सकता है। या फिर कोई पहले से ही पेटेंट किया हुआ इन्वेंशन है, आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ और अच्छा कुछ बना दिया है जो ज़्यादा यूज़ का है या जिसकी ज़्यादा वैल्यू है, तो वो भी हमारा पेटेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक, जितने भी इन्वेंशन होने चाहिए उनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसे कुछ भी इन्वेंशन आप नहीं करके आ जाएंगे कि हमने इसमें ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, या कुछ नई मतलब उसमें एप्लीकेशन लेके आ गए जिसको यूज़ ही नहीं है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे पेटेंटिंग में। ठीक है, तो ये पेटेंटिबिलिटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेंशन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कौन कौन से इन्वेंशन ऐसे हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में पेटेंट किए जा सकते हैं। मतलब क्या क्या इन्वेंशन हो सकते हैं, जैसे कोई वैक्सीन की डिस्कवरी हुई। ठीक है,
बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड्स हो गए। बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो हमारे केमिकल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वो अगर हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, वो प्लांट पे चिपक जाते हैं, फिर वो हम अपने अंदर ले लेते हैं, उसको खाते हैं तो हमारे अंदर भी वो केमिकल चला जाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड जो हम लेते हैं वो इंसेक्ट को ही किल करता है, प्लांट पे चिपकता नहीं या प्लांट को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं होता, ठीक, वो प्लांट फ्रेंडली होता है। इसी तरह से माइको हर्बिसाइड होते हैं, कुछ ऐसे हर्बिसाइड हम यूज़ करते हैं जिनमें हम किसको यूज़ करते हैं, फंगस को यूज़ करते हैं। वो फंगस क्या करता है, केवल उस हर्बिसाइड को ही किल करता है, मतलब उस हर्ब को ही किल करता है जो कि किसी प्लांट को नुकसान पहुंचाने के काम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड हो या माइको हर्बिसाइड हो, ये हमारे पेटेंटेबल माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेटेंटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो नेचर में ही पाए जा रहे हैं। तो आपने उसमें क्या किया है, आपकी किसी लॉजिक से तो वो जनरेट हुआ नहीं है, वो तो पहले से ही प्रेजेंट था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पेटेंटेबल नहीं मानते हैं क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग है। लेकिन अगर आपने कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है या जीन का मैनिपुलेशन किया है किसी माइक्रोब के अंदर, तो उस बैक्टीरिया या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पेटेंटेबल मान सकते हैं। हम नहीं मानेंगे, मतलब गवर्नमेंट मान सकती है, ठीक है, तो उसको पेटेंटेबल माना जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी गाइडलाइंस हैं उनकी, उसमें ये मैंशनड है। जैसे कि मैं आपको कुछ मतलब इस तरह के इन्वेंशंस बता दे रही हूँ जो मतलब माइक्रोब से रिलेटेड है। जैसे कि डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती थे, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के एम्प्लॉय थे। उन्होंने एक बैक्टीरियम स्यूडोमोनास स्पीशीज़, जिसमें 2 अलग अलग तरीके के प्लाज्मिड पाए जा रहे हैं, उसको मतलब देखा, ठीक है। और ये पाया कि वो ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है, उसे कई सारे कंपोनेंट को डिग्रेड करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो वो पेटेंट हो गया था उनका, ठीक है, उसका पेटेंट उनको मिल गया था। मतलब आनंद मोहन चक्रवर्ती ने क्या देखा कि जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल होता है ना, आप लोग देखेंगे कई जगह ऑयल स्पिल हो जाता है, तेल गिर जाता है कहीं बहुत ज़्यादा, या जैसे रिवर हो गया उसमें ऑयल स्पिल हो जाता है, फैल जाता है। तो उससे क्या, ऑयल स्पिल हो जाने से क्या होगा, ऊपर एक लेयर बन जाएगी ऑयल की, चाहे वो रिवर हो या कोई भी बॉडी हो, वाटर बॉडीज़ में एक लेयर बन जाएगी, तो उससे थोड़ा ऑक्सीजन आने जाने में दिक्कत होगी। तो नीचे जो स्पीशीज़ रह रही हैं, जो भी वहाँ पे मतलब फिशेज़ रह रही हैं, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, वो मरने लग जाएंगी। तो उसको डिग्रेड करना ज़रूरी होता है। तो उस ऑयल की लेयर को हटाने के लिए क्या होगा, उसको डिग्रेड करना पड़ेगा जगह जगह से, ठीक है। उसमें जो भी मटेरियल है उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ये कैपेबिलिटी किस में पाई जाती है, स्यूडोमोनास में। ये किसने पता लगाया था, ये आनंद मोहन चक्रवर्ती ने ही पता लगाया था। वो स्यूडोमोनास का स्ट्रेन कोई नॉर्मल स्ट्रेन नहीं था, उसमें 2 अलग अलग तरीके के प्लाज्मिड भी कंटेन किया हुआ था वो स्यूडोमोनास का स्ट्रेन। तो अगर वही दोनों प्लाज्मिड हम किसी ऐसे स्यूडोमोनास में डालते जिसमें कोई भी प्लाज्मिड ना हो, तो वो भी वही काम कर सकता है। तो ये एक नई बात बताई उन्होंने। स्यूडोमोनास को उन्होंने नहीं पेटेंट करा लिया, लेकिन उनकी जो उन्होंने ये प्रोसेस बताया कि स्यूडोमोनास के अंदर जब वो 2 प्लाज्मिड पाए जाएंगे तो वो डिग्रेड करने की प्रॉपर्टी रखेगा, क्रूड ऑयल को डिग्रेड करने की मतलब जो भी कैपेबिलिटी है उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस वजह से इनको ये पेटेंट मिला था। इसके अलावा देखिए एक दूसरा पेटेंट मिला था डॉक्टर एलजे गोल्डबर्ग को। उन्होंने क्या बताया कि एक लार्विसिडल बैक्टीरिया होता है, मतलब जो एक बैक्टीरिया होता है वो लार्विसाइड की तरह एक्शन करता है, मतलब वो लार्वा को ख़त्म कर देता है। बैक्टीरिया लार्वा को ख़त्म कर देता है। किसके लार्वा को ख़त्म कर देता है, मॉस्किटो के लार्वा को, ठीक है। लेकिन वो बैक्टीरिया अपने आप काम नहीं करता है, उसके साथ उसको क्या चाहिए होता है, कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए होता है। और वो कैरियर मॉलिक्यूल जो होता है वो दूसरा बैक्टीरिया सिक्रीट करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 बैक्टीरिया हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बता देती हूँ। दो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया एक लार्विसिडल कंपाउंड सिक्रीट कर रहा है, दूसरा बैक्टीरिया कुछ ऐसे कंपाउंड सिक्रीट कर रहा है जो इस लार्विसिडल कंपाउंड को कहाँ ले जाने का काम कर रहा है, मॉस्किटो लार्वा के ऊपर ले जाने का काम कर रहा है। मतलब ये जब दोनों लोग साथ में रहेंगे तभी ये एक्शन हो पाएगा। ये बात किसने बताई थी, एलजे गोल्डबर्ग ने, कि लार्विसिडल प्रॉपर्टी देखी, मच्छरों के लार्वा को मारना ज़रूरी होता है, वरना मच्छर क्या फैलाएंगे, बीमारियां फैलाएंगे। तो उनकी लार्वा को कंट्रोल करने के लिए उस लार्विसिडल बैक्टीरिया का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो अकेले काम नहीं करता, उसके साथ वो कैरियर का मॉलिक्यूल होना चाहिए जो कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सके, उस लार्विसिडल कंपाउंड की एक्टिविटी को बढ़ा सके। तो उसके लिए दूसरा बैक्टीरिया भी यूज़ होता है।
मतलब अगर लार्विसिडल बैक्टीरिया के साथ वो कैरियर मॉलिक्यूल अगर है तो इस चीज़ को किसने पेटेंट कराया था, इस बात को जो उन्होंने बताया वो पेटेंट हो गया था उनके नाम से, डॉक्टर एलजे गोल्डबर्ग के नाम से ये पेटेंट हो गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए और क्या क्या चीज़ों को हम पेटेंट करा सकते हैं। अगर कोई हमने नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, दो डीएनए को आपस में जोड़ के अगर हमने कोई नया डीएनए बना लिया है तो उसको हम पेटेंट करा सकते हैं। उसको कुछ यूज़ होना चाहिए, नहीं कि बस कुछ भी कर दिया हमने, उसका कुछ यूज़ होना चाहिए, वो कुछ मटेरियल या कुछ अलग तरीके की प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम बना रहा हो जिसका कोई फर्दर यूज़ हो। ठीक है, कोई अगर नया हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, मतलब हमने कोई नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करने का नया कोई साधन ढूंढ लिया, जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल के अंदर भेजते हैं, उसमें हम 42 डिग्री का हीट शॉक भी देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जनरल प्रोसीजर होता है, इसके अलावा कॉन्जुगेशन या ट्रांसडक्शन से भी प्रोसेस होती है। तो कोई नया अगर हमने डीएनए को ट्रांसफ़र करने का मेथड देख लिया नई सेल के अंदर, तो भी हम उस मेथड या मीन्स को भी क्या पेटेंट करा सकते हैं। इसके अलावा कोई नया डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर होता है, लाइगेजेस, पॉलीमरेसेस, अगर हम किसी सोर्स से, किसी माइक्रोबियल सोर्स से आइसोलेट कर लेते हैं तो उसको हम पेटेंट करा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं पेटेंट करा रहे हैं, उसके कुछ प्रोडक्ट या प्रोसेस को हम पेटेंट करा रहे हैं, या अगर हमने कोई नया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है तो उसको पेटेंट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखिए पेटेंटिंग के दौरान क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम पेटेंट करा रहे हैं माइक्रोबियल कोई भी फंक्शन है उसको या उसका प्रोडक्ट है उसको अगर हम पेटेंट करा रहे हैं तो हमें उस माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म का जो कल्चर है वो सबमिट करना होता है। कहाँ पर? WHO इंटरनेशनल कल्चर डिपॉजिटरी में। ये कहाँ प्रेजेंट है? यूएसए में। यूएसए में जो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ये इंटरनेशनल कल्चर डिपॉजिटरी ओपन किया गया है, जहाँ पे हमें अपना कल्चर सबमिट करना होगा। वो कल्चर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, उससे उससे सबमिट करने से होगा क्या कि मान लीजिए कोई लाइसेंस लेकर के आपके उस कल्चर को यूज़ करना चाह रहा है तो उसको वहाँ से मिल जाए। नाम आपका ही रहेगा, फ़ायदा लोग उठाएंगे और उसका जो बेनिफिट होगा वो आपको मिलेगा। कोई भी यूज़ करेगा तो उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट तो करेगा ही करेगा, तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा, दूसरे को भी फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से इंटरनेशनल कल्चर डिपॉजिटरी का यूज़ किया जाता है कल्चर को डिपॉजिट करने के लिए या सबमिट करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई मान लीजिए कि हम किसी लैब से रिलेटेड हैं, हम किसी लैब में रहकर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ नई चीज़ खोज लेते हैं, तो कोई पेटेंट जो होगा वो ज़्यादातर क्या होता है, इंस्टीट्यूट के नाम से होता है। मतलब अगर हम वहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं, तो हमें नहीं पेटेंट मिलेगा, वो इंस्टीट्यूट के नाम से पेटेंट मिलेगा। या अगर हमारे कोई साइंटिस्ट हैं तो उनके नाम पे वो जो पेटेंट है वो हो पाएगा। जब तक कोई ऐसी सहमति ना हो कि नहीं, मतलब अगर कुछ रिटन में ऐसा नहीं दिया जाए, कोई इश्यूज ना क्रिएट हो, तब तक क्या होता है, इंस्टीट्यूट या एम्प्लॉयर के नाम पे ही पेटेंट रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी, मतलब ये 2 पॉइंट जो हैं वो इसमें याद रखने वाले पॉइंट हैं कि पेटेंटिंग में इन सब रूल्स को भी फॉलो किया जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्टार पॉइंट बना करके लिख दिया है। तो यही चीज़ें हैं, इसको आप थोड़ा डिटेल में समझ तो गई हैं कि क्या क्या लिखना है आपको, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।